हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग बुलेट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके सामने मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस जो कि एसएससी जी इलेक्ट्रिकल के पेपर में पूछे गए थे 2007 से 15 के, उनके बेस्ट 100+ क्वेश्चन लेकर आएंगे। और इसमें हम जो कवर करेंगे आपको वो थियोरेटिकल हम 50 क्वेश्चन पहले कवर करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन जो आया है उसको हम कवर करेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस के अराउंड आपके होंगे। और ये जो पार्ट है ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने हमारे लेक्चर सीरीज़ देखी होगी DMRC जेई की, तो आप देखेंगे उसमें कि कितने ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं आपके एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के पेपर से इस टॉपिक में से। तो जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं और जो एसएससी जेई में आते हैं उनके क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक सेंट्रल बेस एग्ज़ाम है और कोई भी जो पेपर सेटर होता है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि वो इस टाइप के पेपर उठाए जहाँ से उसको सेंट्रलाइज एग्ज़ाम्स में से वो क्वेश्चन उठा के पूछ सके। तो इसलिए यूपीएससी और आईएएस और ये जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी टाइप के, जिनमें टेक्निकल सेक्शन आता है, वो वहीं से उठाते हैं। तो इसलिए इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ग्रेविटी कंट्रोल मीटर में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा जा चुका है एसएससी में। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको पता है इसका आंसर साइन थीटा होता है। चलिए देखिए, जो ग्रेविटी जो कंट्रोलिंग टॉर्क्स होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं आपके, ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, बेसिकली आपका एक बॉब होता है, ठीक है, ये बॉब टाइप का एलिमेंट होता है और वो स्विंग होता है, ठीक है, वो स्विंग करता है मोमेंटम से। मान लीजिए हम इस पोजीशन पे हमारा इस समय है, तो इस समय आपका पॉइंटर 0 पोजीशन पे है। अब हम इसको इस पोजीशन पे ले गए, तो जो वेट है हमारा, जो इनिशियली जो W जा रहा था नीचे, अब वो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितनी W साइन थीटा, तो वो उसको वापस लाने की कोशिश करेगा उसके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। और हम मान लेते हैं जो लेंथ है ओरिजिन से, सपोज L है आपकी, ठीक है। तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लग रही है, W साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, वो है L। तो WI साइन थीटा इंटू L हो गया। इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं kg किस वे में। तो हमारे प्रोपोर्शनल आ गया वो, जो टॉर्क आ गया कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोपोर्शनल आ गया, साइन थीटा के। चलिए इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं संबंधित। जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है ये हमेशा हम वर्टिकल पोजीशन में ही यूज़ करते हैं इन ऑर्डर दैट द कंट्रोल में, ताकि कंट्रोल हमारा, ताकि हम कंट्रोल कर सकें उसको, ठीक है। यानी हम वर्टिकल पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ग्रेविटी कंट्रोल इज़ नॉट सूटेड फॉर इंडिकेटिंग एंड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेटिंग के लिए तो फिर भी शायद एक बार कर लें, लेकिन पोर्टेबल के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं होते, क्योंकि पोर्टेबल यानी आप इसको कहीं पे ले जा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। तो यहाँ वर्टिकली होगा तो उसकी अलाइनमेंट या फिर जो उसकी जो मीटर पे जो मूवमेंट होता है वो चेंज हो जाता है उसका, तो इसलिए थोड़ा इशू आ जाते हैं उसमें। तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते कभी भी। इट इज़ चीप, ये सस्ता है। और एंड टॉर्क कंट्रोल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। और द स्केल इज़ नॉन यूनिफॉर्मली डिवाइडेड एंड क्रैम्ड एट लोअर एंड। स्केल नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि जो टॉर्क है आपका किससे प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के। जो साइन थीटा क्या होता है आपका, नॉन लीनियर तो हुआ यहाँ पे जो स्केल जो जाएगा इसका, ठीक है, जो वैल्यूज़ होती हैं इसकी। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम स्प्रिंग कंट्रोल पे, जल्दी से देख लेते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल में बेसिकली ऐसी एक कॉइल होती है आपकी, और उसको पहले हम टाइट हो जाती है, उसके बाद अनकॉइल होनी शुरू होती है, तो हमारा जो टॉर्क होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है बेसिकली, ठीक है। जो टॉर्क होता है आपका वो होता है आपका प्रोपोर्शनल किसके होता है, E, ये होता है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। B हो गई आपकी ये विड्थ, और T थिकनेस हो गई आपकी, और थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। बाय 12 इंटू L लेंथ हो गई आपकी टोटल। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इंटू में थीटा, तो आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, तो इसके जो एडवांटेजेस है, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल पोजीशन में है, तो जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। ग्रेविटी कंट्रोल हमारा सूटेड नहीं होता इंडिकेटिंग के लिए, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में। चलिए ठीक है, ये थोड़ा महंगा हो जाता है, और ये इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका स्प्रिंग लगा होता है, जो फैटीग आ जाता है उसमें टेम्परेचर के हिसाब से, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ टाइम बाद फैटिगनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी इसका रेजिस्टेंस का इश्यूज़ आते हैं और कुछ इश्यूज़ आते हैं। और जो स्केल है इसका, ये इसका नॉन लीनियर था, और इसका स्केल जो है स्प्रिंग कंट्रोल का वो क्या होगा,
लीनियर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केल किसका लीनियर और नॉन लीनियर होता है, ये पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स द स्प्रिंग्स आर मेनली यूज टू, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग्स को मेनली हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, 2013 क्वेश्चन है। टू कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट विद डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज यूनिफॉर्म, स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड अ लीनियर और इवनली स्पेड स्केल ओवर अ होल रेंज। फॉर एग्जांपल इन अ पीवीएमसी इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल। देखिए जो आपके पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें मैंने बताया आपको, जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ करते हैं, और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल। ठीक है, व्हेन वी यूज स्प्रिंग कंट्रोल इन इट तो टीसी प्रोपोर्शनल होता है थीटा। अच्छा, तो इसमें जब जो ये आपका स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली जो पॉइंटर आपका मूव कर रहा होता है तो उसको वो बैलेंस करता है, यानी वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से आगे ना चले जाए। ठीक है, तो उसको बैलेंसिंग कंडीशन जो होती है वो ये होती है, वो तो टी डी इजिकल टू टी सी। ठीक है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इजिकल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये होता है। तो ये लीनियर स्केल होता है आपका टू कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट के लिए, बेसिकली मेजर यूज होता है इसका। अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। फॉर द कंट्रोलिंग टॉर्क टू बी प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन द स्प्रिंग शुड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के, तो स्प्रिंग जो होते हैं हम यूज़ करते हैं, इट शुड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए, सो दैट द एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी एंगुलर डिफॉर्मिटी कुछ भी आएगी पर यूनिट लेंथ में ऑन ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज स्मॉल। ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स होना हमारे इतने ज़्यादा होने चाहिए ताकि कुछ अगर कहीं भी कोई इशू आ जाए, माइनॉरिटी से कोई फैटीग आ जाए या कोई और इशू आ जाए, तब भी हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन में इतना इफेक्ट ना पड़े, उसमें चेंज बिल्कुल ना आए। स्प्रिंग मटेरियल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। इट शुड बी नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, इट शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फैटीग, इट शुड हैव अ लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये पूछ लेते हैं, स्पेशली इन केस वेयर दे आर यूज फॉर लीडिंग करंट इन और आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड इट मस्ट हैव अ लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। चलिए अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हर मतलब 2 या 3 आप अगर साल में पेपर देंगे जेई लेवल के, जैसे एमपी के देंगे या हिमाचल का या हरियाणा का, कहीं का भी आप देंगे, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ पॉइंट इंपॉर्टेंट। कंट्रोल स्प्रिंग जो होती है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की होती है, ये पॉइंट बेसिकली सबको पता होगा। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है, इन पीएमएमसी एंड डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल स्प्रिंग सर्व ड्यूअल पर्पस। देखिए कंट्रोल स्प्रिंग बेसिकली तो हम यूज़ करते हैं पॉइंटर मूवमेंट के लिए, बात सही है, लेकिन पीएमएमसी में और डायनामोमीटर में इसके ड्यूअल पर्पस होते हैं। वो क्या होते हैं ड्यूअल पर्पस? वो एक पर्पस होता है इसका प्रोवाइडिंग कंट्रोल फोर्स, जो मैंने बता चुका हूँ, और ऑल्सो प्रोवाइड अ पाथ फॉर द करंट टू एंटर इनटू द मूविंग कॉइल। एक पाथ देता है जहाँ से करंट हमारा मूविंग कॉइल में एंटर करता है, पीएमएमसी में और डायनामोमीटर में। तो इसी की वजह से मान लीजिए कि अगर हमारा जो स्प्रिंग है, हमारी कंट्रोलिंग स्प्रिंग है हमारी, वो ब्रेक कर जाती है, तो क्या होता है आपका जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन जो आपका आएगा, पॉइंटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, 0 डिग्री, यानी पॉइंटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपकी कोई करंट मूवमेंट ही नहीं होगा उसमें, क्योंकि जब आपका जो करंट एंटर कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, करंट एंटर तो यहीं से कर रहा है ना, आपका स्प्रिंग से ही कर रहा है। जब स्प्रिंग ही टूट गई तो करंट आपको एंटर ही नहीं करेगा, तो करंट प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो जब करंट ही नहीं है तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0 डिग्री, कोई करंट उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा आपका। वेयर एज इन मूविंग आयरन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग होता है वो सिर्फ कंट्रोलिंग फोर्स के लिए ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन इस केस में आएगा आपका, वो क्या आएगा, अगर स्प्रिंग टूटेगी तो वो आएगा FSD, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि जब आपका स्प्रिंग टूटेगी तो क्या होगा, यानी स्प्रिंग जो TD इक्वल टू TC वाली कंडीशन है वो ब्रेक कर जाएगी, TD इक्वल टू TC वाली कंडीशन ब्रेक कर जाएगी, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा, मान लीजिए हमारा ये कर्व था, ठीक है, यहाँ पे हमारी स्प्रिंग थी, ये यहाँ मेरी वैल्यू दिखा रही थी स्प्रिंग की वजह से, जैसी स्प्रिंग टूटी तो करंट का जो रीडिंग होगी अब वो दिखाएगी नहीं, तो आगे बढ़ जाएगा वो सीधा का सीधा। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रोकने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क कुछ है ही नहीं, तो वो एंड तक पहुँच जाएगी, तो वो क्या दिखाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी जहाँ तक रीडिंग है वहाँ तक वो शो कर देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी जगह पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following AC bridge is preferred for the measurement of inductance having high Q factor? हाई Q फैक्टर जिनमें होता है उसके लिए हम कौन सा AC ब्रिज यूज़ करते हैं? आसान क्वेश्चन है, SSJ 2007 का है।
आप अगर ब्रिजेस के बारे में आपने पढ़ रखा है तो आसान है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा फाउंडेशन से जाऊँगा। पहले हम पढ़ लेते हैं ब्रिजेस होते हैं क्या है, ठीक है। इसका आंसर हे ब्रिज है, आपने पता ही लगा लिया होगा अब तक। चलिए, ये जो है ये आपका एक ब्रिज का डायग्राम है, जो इसे हम बोलते हैं एसी ब्रिज, ठीक है। पहले हम देखते हैं एसी ब्रिज सर्किट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज डीसी ब्रिज सर्किट। एसी ब्रिजेस का सर्किट का जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है डीसी ब्रिज सर्किट का। वो क्या होता है, दैट अ बैलेंस रेशियो ऑफ इम्पिडेंस विल रिजल्ट इन अ बैलेंस कंडीशन एज इंडिकेटेड बाय द नल डिटेक्टर डिवाइस। मान लीजिए यहाँ पे आपके सिर्फ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4, ठीक है। मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, इसको अगर मैं डीसी ब्रिज बना दूँ क्या होगा, यहाँ प्योर रेजिस्टेंस हो गया आपके, यहाँ भी रेजिस्टेंस तो है ही पहले से, यहाँ भी 4 रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। और ये मान लो आपका R1, R2, ये R3 और R4 है आपका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो रेशियो होगा R1/R2 इक्वल टू क्या होगा, R3/R4। या फिर प्रोडक्ट ले लीजिए, R1 इंटू में R4 इक्वल टू R2 इंटू में R3। ये होती है कंडीशन आपकी डीसी ब्रिजेस के लिए। लेकिन एसी ब्रिजेस में क्या होता है, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, और वो है आपका, मैं बताता हूँ उसमें, और वो होता है आपका एक तो रेजिस्टेंस की जगह क्या चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा इम्पिडेंस, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी यूज़ होता है। तो हम नेट इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जो रेशियो आ रहा है ना यहाँ पे R1/R2, ये होगा Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4 सेम, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए इसका जो एंगल है वो थीटा है, इस केस में θ1, ये θ2, ये θ3 और θ4, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो एंगल θ1 प्लस में एंगल θ4 इक्वल टू एंगल θ2 प्लस में एंगल θ3। ये कंडीशन और सेटिस्फाई होगी, जो फेस एंगल कंडीशन है, एंगल कंडीशन और आपकी इम्पीडेंस कंडीशन, ये दोनों से साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है। एक चीज़ और होती है आपकी एसी ब्रिजेस में जो डीसी में नहीं होती है, वो होती है वैगनर अर्थ डिवाइस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है, इसके में लिखा हुआ है एसी ब्रिज सर्किट जो होते हैं ये सिमेट्रिकल टाइप के भी हो सकते हैं, जहाँ पे अननोन इम्पीडेंस जो होता है वो बैलेंस किया जाता है स्टैंडर्ड इम्पीडेंस द्वारा ऑफ सिमिलर टाइप। यानी मान लीजिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है तो यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मतलब उसी रेशियो में है, तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और नॉन सिमेट्रिकल क्या होगा, जब मान लीजिए कैपेसिटेंस इंडक्टेंस भी फीचर में आ गया और यहाँ पे नहीं है, तो जो रेशियो होगा वो अनसिमेट्रिकल टाइप में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एसी ब्रिजेस जो होते हैं ऑफन हैव मोर देन वन एडजस्टमेंट सिंस बोथ द इम्पीडेंस मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल मस्ट बी प्रॉपर्ली मैच टू बैलेंस। यानी आपका मैग्नीट्यूड कंडीशन जो मैंने बताई, ये वाली ये जो कंडीशन होती है ना, ये होती है मॉड में होती है, ठीक है। मॉड Z1 या मॉड Z2, मॉड Z3, मॉड Z4, ठीक है। और फेस एंगल मस्ट बी प्रॉपर्ली मैच टू बैलेंस। अच्छा, और जो वैगनर अर्थ और वैगनर ग्राउंड इज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, जैसे देख पा रहे हैं आप, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। इट इज़ एडेड टू एसी ब्रिजेस टू हेल्प रिड्यूस एरर ड्यू टू स्ट्रे कैपेसिटेंसेस। ये जो स्ट्रे कैपेसिटेंसेस आ रहे हैं ना आपके अर्थिंग की वजह से, ठीक है, उसके इफेक्ट को हटा देता है। तो ये कभी पूछ लेते हैं वैगनर अर्थ डिवाइस हम क्यों यूज़ करते हैं, टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंसेस, स्ट्रे अर्थ कैपेसिटेंसेस, ठीक है, ठीक है। और ये हमें डीसी ब्रिजेस में ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। उसमें पूछा गया हेज ब्रिज के बारे में। देखिए हेज ब्रिज जो है आपका, हेज ब्रिज में क्या है आपका, एक रेजिस्टेंस दे रखा है, एक इंडक्टेंस दे रखा है, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है RL की वैल्यू, और ये कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस उसके मान लीजिए पैरेलल में लगे हुए हैं, इस मतलब यहाँ पे लगे हुए हैं, और रेजिस्टेंस है R2 और R3 यहाँ पे लगे हुए हैं आपके, ठीक है। इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और हेज ब्रिज जो बेसिकली होता है, इसे डिटरमाइन क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। ब्रिज जो होता है एक एडवांस फॉर्म है मैक्सवेल ब्रिज का। मैक्सवेल ब्रिज जो होता है उसे भी हम सेल्फ इंडक्टेंस डिटरमाइन करने के लिए यूज़ ही करते हैं। एंड मैक्सवेल ब्रिज जो होता है बेसिकली इससे हम अप्रोप्रिएट या मीडियम क्वालिटी फैक्टर इसे मेजर करते हैं। क्यू जो होता है ना, क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो मीडियम लेवल में, उसमें मीडियम का मतलब क्या हुआ, क्यू की वैल्यू जो रेंज करेगी वो लाई बिटवीन 1 and 10, ठीक है। हैंस फॉर मेजरिंग द हाई फैक्टर द हेज ब्रिज इज यूज इन द सर्किट। हाई मेजरिंग के लिए, क्वालिटी फैक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेज ब्रिज। इसमें कुछ नहीं होता, मैंने जो तरीका बताया आपको उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके वो इसको इक्वेट कर दीजिए, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए और उसको वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए R1 की और L1 की, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर ए कॉइल हैविंग द क्वालिटी फैक्टर
ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि क्या वैल्यू है, ग्रेटर देन 10 है, लेस देन 10 है। आपका हेज ब्रिज किस में काम करता है। अननोन इंडक्टर एल इज प्लेस्ड इन द आर्म ए वी अलॉन्ग विद रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने लगा दिए। और ये जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है ना, इसको एडजस्ट करके हम जो ब्रिज को वो ट्यूनिंग करते हैं, ठीक है, चाहे बैलेंस कंडीशन में हम लाते हैं। चलिए, जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो ये आएगी, क्यू की वैल्यू 1/ओमेगा² C4R4, और L1 की जो इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होकर R2 R3 C4। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं। राजस्थान जेई के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में, तो ये देख लीजिएगा आप ज़रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अच्छा, एक पॉइंट और देख लेते हैं पहले इसमें, वो ये है कि अगर हमें लो क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं एंडरसन ब्रिज। और उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, उसकी वैल्यू होती है लेसर देन 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे एसएससी के, कि इनमें से कौन सा ब्रिज है जिसे हम जनरली यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। अगर सिर्फ कैपेसिटेंस होता तो आपको पता है जनरली है हम शेयरिंग ब्रिज यूज़ करते हैं, है ना, और डी शॉर्टेज यूज़ कर सकते हैं हम वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी बात पूछी है, तो चलिए अब देखते हैं क्या आंसर है इसका। आंसर है वेन्स ब्रिज। थोड़ा देख लेते हैं वेन्स ब्रिज के बारे में हम, इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं, ठीक है। वेन्स ब्रिज कुछ नहीं है आपका, बेसिकली एक कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक सीरीज में होते हैं आपके, ठीक है। बाकी दो जगह पे R3 R4 रेजिस्टेंस लगे हैं, और नल डिटेक्टर लगा है जहाँ पे आपका एकदम ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है। वोल्टेज हमने इसका क्रॉस में लगा दी। चलिए, अब क्या होता है आपका वेन ब्रिज जो होता है, हम इसे यूज़ करते हैं एसी सर्किट्स में फॉर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी। अननोन फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिज मेजर द फ्रिक्वेंसी फ्रॉम 100 हर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज। ये DRDO में पूछा जा चुका है कि कितनी वैल्यू पे वो काम करता है। वेन ब्रिज इज सुटेबल ओनली फॉर साइनसॉइडल सिग्नल। सिर्फ ये साइनसॉइडल सिग्नल के लिए काम करते हैं। हार्मोनिक्स इन इनपुट सप्लाई में डिस्टर्ब द बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हार्मोनिक्स होगी ना इनपुट सप्लाई में, तो आपका डिस्टर्बेंस जो आपका ब्रिज है उसमें बैलेंस कंडीशन उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हम कभी भी इसको हार्मोनिक्स कंडीशंस में यूज़ नहीं करते, हमेशा इसको प्योर साइनसॉइडल कंडीशन में यूज़ किया जाता है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है आपकी, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं इसको। इट इज़ यूज एज ए नॉच फिल्टर इन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर। IAS में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन ऑसिलेटर एट ऑडियो फ्रिक्वेंसीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, KVS 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए, अच्छा, अगर ब्रिज हमारे बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या होगा आपका, मैंने बताया आपको। आप क्या करोगे, इन दो का ये इसका इम्पीडेंस निकाल लो। मान लो ये Z1 है आपका, ठीक है, कुछ कैलकुलेट हुआ, वो क्या है R1/1 + j ओमेगा C1R1। उसको मल्टीप्लाई कर दो R4 से, और वैसे ही R3 इंटू में जो इसका इम्पीडेंस है R2 माइनस में j अपॉन में ओमेगा C2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी निकल आएगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो कितनी आ गई है आपकी R1 R2 C1 C2, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है इस रो में, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका। और कितनी बार उसमें क्या होता है, या फिर फ्रिक्वेंसी जो निकालेंगे 1/2 पाई, तो ओमेगा होता है ना 2 पाई f होता है आपका, तो वहीं से निकल जाएगा फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई √R1 R2 C1 C2। जनरली क्या होता है R1 = R2 C1 = C2 होता है। तो ये फॉर्मूला मतलब इस तरीके से बन जाता है कि RC बन जाता है 1/2 पाई √RC, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेन ब्रिज में कुछ क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पेज पे, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या क्या है। डायनोमीटर टाइप वाटमीटर कैन बी यूज्ड ऑन डैश एंड रिस्पॉन्स टू डैश। A dynamometer wattmeter can be used on AC as well as DC and it responds to the average value of active power। ये 2007 और 2008 में पूछा जा चुका है। फिर एक क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल इन अ डायनोमीटर वाटमीटर इज कनेक्टेड, इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। ऑप्शन से अक्रॉस द लोड और बाकी अदर ऑप्शन से, तो उसका आंसर अक्रॉस द सप्लाई। और लेबोरेटरी वाटमीटर से हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर, ठीक है। ये KVS का भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डायनामोमीटर के बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। डायनामोमीटर्स के बारे में देखिए,
डायनोमीटर बेसिकली क्या होता है, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है बेस्ड ऑन चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स. दे कैन बी यूज एज AC एंड DC वोल्ट मीटर. उनको AC और DC की यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, देखिए इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है आपका, इनमें दो कॉइल्स होती है जिनमें से एक को हम फिक्स रखते हैं, उन्हें फिक्स कॉइल बोलते हैं आपके, और एक मूवेबल होती है जिसको मूविंग कॉइल बोलते हैं. ठीक है, जब करंट दोनों से पास करता है तो मूविंग कॉइल जो होती है आपकी वो एक्सपीरियंस करती है एक टॉर्क को ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड कॉइल एज पर लॉरेंस फोर्स लॉ. तो कौन सा इसमें लॉ लग रहा है, लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंगली. ठीक है, लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंगली हमारा इसमें फील्ड प्रोड्यूस होती है जो मूविंग कॉइल एक्सपीरियंस करती है. ठीक है, तो जो पॉइंटर कनेक्टेड होता है मूविंग कॉइल में वो आपका स्केल पे फिर मूव करना शुरू कर देता है. जब मूविंग कॉइल में पॉइंटर लगाए ना ये मूव करना शुरू कर देता है उसकी वजह से. ठीक है, चलिए. अच्छा, मैंने बताया आपको इनको हम AC और DC वोल्ट मीटर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, एमीमीटर्स के लिए, वॉट मीटर्स के लिए, और अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करें तो पावर फैक्टर मीटर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 15 से 1000 हर्ट्ज, इंपॉर्टेंट है. और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम अप्लाई करते हैं इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में. अच्छा, डायनोमीटर जो होते हैं ये यूज़फुल होते हैं एज ए ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं. एंड फॉर मेजरिंग प्रिसाइज वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी, एंड करंट मेजरमेंट एट पावर फ्रिक्वेंसी रेंज. अगर पावर फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करते हैं तो उस पर अच्छा काम करते हैं. एट हाई फ्रिक्वेंसी रेंज थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स, और वो भी एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं. वो 3 टाइप के होते हैं आपके, हॉट वायर, बोलोमीटर, थर्मोकपल. ठीक है, दे आर बेसिकली मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. ये आपके मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके. बट इन दिस इंस्ट्रूमेंट द ऑपरेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द फिक्स्ड कॉइल. मैं बताया आपको, फिक्स्ड कॉइल प्रोड्यूस करती है फील्ड इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट. PMMC में क्या होता है आपका, परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करता है आपका फील्ड. अच्छा, और अगर हम इन मीटर्स को, मतलब डायनामीटर्स को हम यूज़ करते हैं अगर वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करते हैं, तो ये कैसे बिहेव करते हैं आपके, ये आपके बिहेव करेंगे नॉन लीनियरली, बिकॉज जब प्रोपोर्शनल होता है इसमें V² के. और अगर हम एमीमीटर के तौर में यूज़ करते हैं इसको, एमीमीटर के तौर पे, तो जो आपका थीटा होता है प्रोपोर्शनली किसका होता है, करंट के स्क्वायर के. ठीक है. अच्छा, इंस्ट्रूमेंट इन विच फिक्स्ड कॉइल प्रोड्यूस ऑपरेटिंग फील्ड आर नोन एज डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट. उनको डायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. अच्छा, 2 फिक्स्ड कॉइल्स जो होती हैं वो एयर कोड होती हैं आपकी, टू अवॉइड हिस्टेरिसिस इफेक्ट और एडी करंट. हिस्टेरिसिस और एडी करंट ना हो इसलिए हम एयर कोड करते हैं इसकी फिक्स कॉइल को. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. और इसमें कुछ मैं और बता देता हूँ. अगर आप इसमें आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर, जो थीटा जो होगा प्रोपोर्शनल एवरेज पावर की होगा आपके. अच्छा, इसी में संबंधित एक क्वेश्चन और आ जाता है, वहीं पे हम देख लेंगे आगे के पॉइंट्स को इलेक्ट्रोडायनोमीटर के. इन इलेक्ट्रोडायनोमीटर एमीमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर ऑफ द करंट इन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल. ठीक है आपका. तो आपको पता है जो आपका फॉर्मूला होता है एवरेज, जो टॉर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है इसका. और जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर होता है एमीमीटर्स में जो पॉइंटर होता है प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट होता है, यानी फिक्स्ड कॉइल RMS इंटू में मूविंग कॉइल का जो प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I². और आपका वोल्ट मीटर केस में V². लेकिन अगर हम बात करते हैं जो अभी यहाँ बता दूंगा, यानी जो एवरेज पावर होती है लेकिन वो प्रोपोर्शनल होती है. तो अगर पावर की बात करेंगे तो स्केल लीनियर होता है, और एमीमीटर और वोल्ट मीटर के केस में आपका स्केल क्या होता है, नॉन लीनियर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके. अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, वो ये है कि जो मूविंग कॉइल होती है वो कनेक्टेड होती है अक्रॉस वोल्टेज के. ठीक है, तो इसलिए जो करंट होता है आपका वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और इसलिए हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल. अच्छा, और हाई नॉन इंडक्टिव लोड हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में मूविंग कॉइल टू लिमिट द करंट. मैं पीछे वाला आपका क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसी में पता चलेगा. एक बार रुकिए सेकेंड. देखिए, मूविंग कॉइल हमने कनेक्ट कर रखी है ना इसमें, तो सप्लाई वोल्टेज जो होती है प्रोपोर्शनल होती है आपकी वो करंट के, इसलिए हम सप्लाई वोल्टेज इसके अक्रॉस में लगाते हैं. हाई नॉन इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड इन सीरीज मूविंग कॉइल टू लिमिट द करंट. और एक हम हाई नॉन इंडक्टिव लोड लगाते हैं, इससे क्या होता है कि
आपका जो करंट होता है उसकी वो लिमिट हो जाती है, यानी करंट वो ज़्यादा नहीं पास कर पाता। और प्रेशर कॉइल वाट मीटर होता है, इट शुड बी नॉन इंडक्टिव एज वी नीड द करंट इन दिस कॉइल टू बी इन फेस विद द लोड वोल्टेज, यानी जो उसमें आपका करंट होता है वो फेस में होना चाहिए वोल्टेज के, इसलिए हम इसको हाईली रेजिस्टिव रखते हैं आपके। ठीक है, तो प्रेशर कॉइल हमारी हाईली क्या होती है, रेजिस्टिव इन नेचर होती है आपकी। चलिए, इसमें एक पॉइंट था आपका इम्पॉर्टेंट, वो ये था जो एक्यूरेसी होती है इन इंस्ट्रूमेंट्स की, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप्स की, कि बहुत हाई होती है। और बिकॉज ऑफ हाई एक्यूरेसी दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन लैबोरेटरीज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट। इनको हम यूज़ करते हैं लैबोरेटरीज में फॉर कैलिब्रेशन अदर इंस्ट्रूमेंट, और इनका आउटपुट जो होता है वो अफेक्ट कर जाता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल से। किस केस में अफेक्ट नहीं करता, पीएमएमसी के केस में। पीएमएमसी के केस में आपका जो आउटपुट होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं करता, लेकिन इस केस में अफेक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2014 का क्वेश्चन है ये एसएससी का। द लीस्ट नंबर ऑफ वन फेस वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर टोटल पावर कंज्यूम बाय एन अनबैलेंस लोड फेड फ्रॉम थ्री फेस 4 वायर सिस्टम। वो पूछ रहा है कि कितने हम कम से कम वन फेस वाट मीटर हमें चाहिए जिससे कि हम टोटल पावर कंज्यूम कर जो हो रही है आपकी एक अनबैलेंस लोड पे जो कि फेड करा जा रहा है किसके द्वारा, थ्री फेस 4 वायर सिस्टम के द्वारा। तो कितने हमें कम से कम वाट मीटर्स चाहिए होंगे वन फेस। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन को। इसका आंसर है 3। देखिए, पावर मेजरमेंट जो होती है इस सर्किट में वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाट मीटर्स। वाट मीटर बेसिकली क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स कॉल्ड करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। फॉर मेजरिंग, पावर मेजर करने के लिए 3 फेस या पॉलीफेज सिस्टम में हम 1 वाट मीटर से ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोर देन 1 रीडिंग्स आर मेड बाय 1 वाट मीटर। ठीक है, एक से ज़्यादा रीडिंग वो ले सकते हैं वाट मीटर। अगर हम इफ़ मोर देन 1 वाट मीटर कनेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, तो प्रोसेस जो होता है हमारा, अगर हम एक से ज़्यादा वाट मीटर यूज़ करते हैं तो प्रोसेस हमारा बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और ईजी टू वर्क। लेकिन अगर हम मान लीजिए एक ही वाट मीटर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, बार बार हमें रीडिंग लेनी पड़ेगी, तो इसलिए हम एक से ज़्यादा वाट मीटर प्रेफर करते हैं। तो नंबर ऑफ वाट मीटर जो रिक्वायर्ड चाहिए पावर मेजर करने के लिए पॉलीफेज सिस्टम में, वो डिटरमाइन किया जाता है ब्लॉन्डल्स थ्योरम द्वारा। ठीक है, वो क्या है आज चलिए देखते हैं। ब्लॉन्डल्स थ्योरम ये कहती है कि जब पावर सप्लाई करी जाती है के वायर्स द्वारा ए सिस्टम में, तो जितने वाट मीटर हमें चाहिए पावर मेजर करने के लिए शुड बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ वायर, दैट इज k-1, रिगार्डलेस ऑफ द लोड इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। यानी अगर पावर हमारी सप्लाई करी जा रही के वायर्स के द्वारा इस सिस्टम में, तो कितने वाट मीटर हमें चाहिए पावर मेजर करने के लिए, शुड बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ वायर। मान लीजिए के वायर्स हमें, तो हमें k-1 वाट मीटर चाहिए होंगे, रिगार्डलेस द लोड इज बैलेंस और अनबैलेंस। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोड हमारा बैलेंस और अनबैलेंस है। ठीक है, तो अब k-1 तो यहाँ पे कितनी है, 4 वायर सिस्टम है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 4 - 1 = 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, hence 3 watt meters are required to measure power in 3-phase 4-wire system, whereas only 2 watt meters are required to measure power in 3-phase 3-wire system। मान लीजिए 3-phase 3-wire system क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा आंसर, k-1 यानी 3 - 1 = 2। चलिए, अच्छा कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। ये आईएएस में पूछा जा चुका है। वन फेज वाट मीटर मेथड जो होता है, देखिए क्या होता है कि ना, जो वाट मीटर मेथड होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं पावर मेजर करने के लिए 3 फेज पे। एक होता है 1 फेज वाट मीटर मेथड, एक होता है 2 फेज वाट मीटर मेथड, एक और 3 फेज। मतलब एक में क्या होता है 1 फेज पे लगती है हमारी, मैं तरीका बताऊंगा अगले क्वेश्चन में आएगा वो कैसे लगते हैं आपके वाट मीटर। सेकंड में क्या 2 वाट मीटर लगते हैं, और 3 वाले में 3 वाट मीटर लगते हैं। तो जो 1 फेज वाट मीटर मेथड जो होता है, इट इज़ यूज टू मेजर पावर फॉर ओनली बैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड के लिए ये इनवैलिड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ये इसको देख लीजिएगा। अगर अनबैलेंस कंडीशन था 1 फेज वाट मीटर हम कभी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर चाहे कंडीशन बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, हम दोनों 2 फेज और 3 फेज वाट मीटर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट कैन बी यूज टू मेजर पावर इन, मैं पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ। 3 वाट मीटर मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं पावर मेजरमेंट के लिए, 2015 क्वेश्चन है। तो हम पावर मेजर कर सकते हैं किसके लिए, बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस सर्किट। ठीक है, यहाँ अगर 1 होता तो क्या आता आंसर, ओनली अनबैलेंस्ड 1 वाट मीटर होता आपका। देखिए ये है आपका 1 वाट मीटर मेथड, ये है आपका 2 वाट मीटर मेथड, ये है आपका 3 वाट मीटर मेथड। देख के पता चल रहा होगा आपको, इसमें 1 वाट मीटर लगा है, इसमें 2 लगे हुए हैं आपके, और इसमें आपके 3 लगे हुए हैं, 1 2 और 3। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में।
देखिए क्या होता है इसमें, मान लीजिए हमने एक फेज से करंट कॉइल लगा दी, एक फेज पे करंट कॉइल जा रही है, तो जो पोटेंशियल कॉइल होगी ना आपकी, प्रेशर कॉइल जो होती है वो जाएगी अक्रॉस द अदर टू फेसेस, यानी उसका टू से कोई मतलब नहीं होगा उसका फिर हो, मान लीजिए टू से अगर जा रही है करंट कॉइल तो 1 और 3 के अक्रॉस में होगी। ठीक है, ठीक है। तो इससे हम रियल पावर तो कैलकुलेट करते हैं, हम इससे रिएक्टिव पावर भी कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल पावर जो हमारी कैलकुलेट होती है इसमें 3 VI cos फाई ही होती है आपकी। अच्छा, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको ना वाटमीटर से पूरा डिटेल में एक टॉपिक दे दूंगा, और उसमें ना जितने भी इसकी न्यूमेरिकल बेस है, यानी जो फॉर्मूलेज आते यूज़ होते हैं, वहाँ पे मैं छोटा सा आपको कुंजी टाइप का बना दूंगा, तो उससे आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा फॉर अ रेडी रेकनर, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है। अच्छा, टोटल पावर इन केस ऑफ, यहाँ पे क्या है आपके 2 वाटमीटर लग गए आपके। ठीक है, दो फेस के अक्रॉस, लेकिन जो पावर मेजर करेंगे वो टोटल पावर ही मेजर कर रहे हैं, आपके तीनों फेस की ही पावर मेजर कर रही है। ये जब आप पूरा डेरिवेशन करेंगे ना तो आप पाएंगे कि टोटल पावर ही मेजर करी जा रही है। ठीक है, इसमें जो पावर फैक्टर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो वो क्या होता है, कॉज ऑफ tan इनवर्स, यहाँ से खूब फॉर्मूला मेजर है आपका √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह पे आएगी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको, तब आप देखते हैं। अच्छा, इसमें रिएक्टिव पावर इसमें भी कैलकुलेट होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 W1 माइनस W2। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जनरेशन का, ये काफ़ी बार पूछा गया है। अच्छा, 3 फेस वाटमीटर मेथड में टोटल पावर जो होगी वो होगी W1 प्लस W2 प्लस W3, आप तीनों में कैलकुलेट कर लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, 2010 का क्वेश्चन है। हम एक हाई रेजिस्टेंस को लगा देंगे सीरीज में, बस। देखिए डीसी वोल्ट मीटर क्या होते हैं, बेसिकली इन दिस हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद मीटर टू इंक्रीज द वोल्ट मेजरिंग कैपेसिटी। बेसिकली क्या होता है, ये इस तरह का कुछ डायग्राम होता है आपका, इस तरह का कुछ होता है आपका, ये क्लोज हो गया आपका। वोल्टेज आपके अक्रॉस है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा मीटर, हमें इसकी मेजरिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है, रेंज बढ़ानी है, तो हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसका जो वैल्यू होगी ना रेजिस्टेंस की वो हाई होगी आपकी। तो इसमें जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो कहता है V/VM, यानी जिस मीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो। और जो पूछेगा क्वेश्चन ये आता है न्यूमेरिकल में कि जो रेजिस्टेंस है, हम जिस रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, फॉर्मूला होता है RM, यानी जो हमने कैलकुलेट ये है गिवन है, इंटू में M, जब हमने कैलकुलेट कर लिया, माइनस में 1। ये डायरेक्ट फार्मूला हम पूछ लेते हैं। ऐसी एमीमीटर का भी क्वेश्चन आता है, मैंने ये क्वेश्चन पूरा बता रखा है आपको, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, SSC JEE इलेक्ट्रिकल 2007 का एक पेपर है, वीडियो डाला है हमारा पार्ट 2P। इसका लिंक आपको या तो ऊपर मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। चलिए, 2 मीटर्स दे रखे हैं X एंड Y, दे आर रिक्वायर्ड 40 and 50 milliampere respectively for full scale deflection, then कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। क्वेश्चन पूछा है X और Y की वैल्यू दे रखी है, इनमें करंट इतना जा रहा है, फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, तो कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। देखिए सेंसिटिविटी जो होती है ना आपकी, वो होती है 1/IFS। एक फार्मूला और होता है इसका, ओम पर वोल्ट, ये ओम का सिंबल है और ये वोल्ट है, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पे किस में ज़्यादा हो रही है आपकी, यहाँ पे 40 है, एक में आ गया आपकी 40, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे कम है, और दूसरे में क्या आ रहा है, एक में क्या आ रहा है आपका, वो आ रहा है 1/50, डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा है, तो ऊपर की वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो X इज़ मोर सेंसिटिव देन Y। अब इससे भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये नहीं कि आपको हमें पूरा कैलकुलेट करने बैठ जाना है, आपको सीधा देखना है क्या पूछा गया है और क्या निकालना है। प्रॉब्लम कहने को तो वैल्यू छोटी है, मान लीजिए वैल्यू ज़्यादा होती, कुछ टिपिकल वैल्यू होती, तो उसको आप थोड़ा सा स्मार्टली देखिए यहाँ पे। चलिए, इनमें से विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ लोएस्ट रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, एमीमीटर, वाट मीटर, ऑप्शन है 2009 के क्वेश्चन में। इसका आंसर पता है आपको, वो आंसर है एमीमीटर। देखिए एमीमीटर क्या होता है आपका, अगर हम आइडियल एमीमीटर की बात करें तो उसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है, ये बात सभी को पता है। एक एमीमीटर जो होता है, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता आपका, और पावर लॉस जो होता है उसमें वो प्रैक्टिकली एमीमीटर में बहुत ही कम होता है आपका,
क्योंकि हमारा अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सारा ड्रॉप यहीं पे हो जाएगा, तो लोड पे तो करंट ही नहीं पहुँच पाएगा उस लेवल पे, है ना। जब ड्रॉप ज़्यादा हो गया तो वोल्ट यहाँ पे तो कुछ हमारी वो पहुँच ही नहीं पाएगी। करंट तो पहुँच रहा है आपका, लेकिन वो जो वोल्टेज है आपके क्रॉस में सारा ड्रॉप यहीं पे खा गया। तो इसलिए हमारा रेजिस्टेंस जो होता है आपका इस पॉइंट का क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, एमीमीटर कनेक्टेड सीरीज सर्किट होता है, होल सर्किट करंट passes through the एमीमीटर सर्किट हैज अ लो रेजिस्टेंस सो दैट द स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अकर इन द सर्किट, ताकि बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप करो यहाँ पे, बाकी सारा वोल्टेज यहाँ पे पहुँच जाए हमारा मैक्सिमम। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग इंजीनियरिंग बुलेट।